पहला जो सवाल दिया गया है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी बातें होती हैं, वो हम आपको सेपरेट वीडियोस में बता भी चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, चैनल पर पड़ी हुई हैं, जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है कि k का मान कितना होगा जिसके लिए समीकरण के बराबर एवं वास्तविक मूल हों, यानी कि इक्वल एंड यहाँ पर रियल रूट्स हों, है ना। तो इक्वल एंड रियल रूट्स होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हम लोग पहले यहाँ पर जान लेते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब इसमें एक विविक्तकर नाम का जानवर होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि कितने रूट्स होंगे और कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, सब कुछ यही डिसाइड करेगा, है ना। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। BAC सब इसी में दिया गया है ना। अब पहला कंडीशन कि अगर यहाँ पर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, यानी कि अलग अलग दो रूट्स होंगे। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x के दो अलग अलग वैल्यू आएंगे और साथ में वो रियल वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग, है ना, डिस्टिंक्ट। क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में ये है कि अगर d की वैल्यू कहीं 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इस केस में हमारे जो रूट्स होंगे, मतलब दोनों x की वैल्यू वो एक तो रियल होंगे और बराबर भी होंगे, मतलब दो x की वैल्यू बराबर आएंगी। फिर यहाँ पर तीसरा कंडीशन ये है कि अगर कहीं d की वैल्यू गलती से किसी इक्वेशन के लिए 0 से कम आ गया, मतलब कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ऐसे केस में इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी का मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या फिर काल्पनिक मूल होते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर रियल रूट्स नहीं आते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो तीनों कंडीशन बता दिए। अब इसमें जो कंडीशन लगेगा वो सेकंड वाला है। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि समीकरण के बराबर और वास्तविक मूल हैं, यानी कि रियल एंड यूनिक रूट्स हैं, है ना, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल हैं। तो रियल एंड इक्वल कब होता है, जब d की वैल्यू 0 होती है। मतलब हमें इस इक्वेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो बस d की वैल्यू 0 कर दीजिए। d मतलब b² - 4ac, b² - 4ac, इसी की वैल्यू हमें 0 के बराबर करनी है। अब यहाँ पर बताइए b की वैल्यू कितनी है, -6 है, ये वाला है ना। तो यहाँ -6 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 36, भाई माइनस का स्क्वायर प्लस ही ना होता है, -4, a की वैल्यू 1 है क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 के बराबर है, तो 1 हो गया इंटू c का मतलब यहाँ पर k, तो ये हो जाएगा k इक्वल यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो सीधे सीधे कितना आ गया, 9 के बराबर, क्योंकि 4k उधर चला जाएगा और 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 36/4 यानी कि 9 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट भी और ये सवाल भी अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्म में अगर दिया रहता है तो सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। आपको पहले बता भी देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए a रेशियो यहाँ पर b दिया है, फिर आपको प्रोपोर्शन दे रखा है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, फिर इसके बाद c रेशियो d दे रखा है। तो इसमें क्या करना होता है ना भाई, इसका मतलब हुआ a/b और इसका मतलब हुआ c/d और ये प्रोपोर्शन का मतलब हुआ बराबर। तो a/b = c/d, या फिर डायरेक्ट अगर देखा जाए तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना होता है ऐसे केस में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ a × d, a और d को मल्टीप्लाई
और b और c का मल्टीप्लाई ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही कॉन्सेप्ट इसमें हमें लगाना था, लगा लीजिए। कितना हो जाएगा देखते जाइए। यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, यहाँ पर 40.6 और मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 40.6 है। ठीक है, क्लियर हो गया। 2.5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा आपका। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, x की वैल्यू जो हो गई वो, अब देखिए पॉइंट हटाना है आपको, तो इसको लिख दीजिए 406 और इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर 406। डिवाइड में कितना आएगा, ये 2.5 है तो इसका भी पॉइंट हटा दीजिए। देखिए नीचे वाले का जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। एक डिजिट यहाँ था, ऊपर वाले का अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 0 लगेगा। कितने 0, पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक था और पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक था, तो टोटल 2 अंक यानी कि 2 0 से मल्टीप्लाई, तो 10 से ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर बड़े गौर से आपको सारी चीज़ें समझना है। ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट से बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में देखें तो सबका इकाई अंक अलग अलग है। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। इकाई अंक से लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 250 करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो आपको स्मार्ट तरीके सिखाने आए हैं, इसलिए स्मार्ट तरीका सीखिए यहाँ पर। अब देखिए यूनिट डिजिट लगाएंगे कैसे। अगर हम किसी तरीके से नीचे 1000 बना लें, भाई पहले से यहाँ पर 250 है ना, 25 इंटू 10 पहले से 250 है। 250 में कितने को मल्टीप्लाई कर दें कि 1000 बन जाए। 1000 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट कब बनेगा, तभी बनेगा जब नीचे 1000 होगा। तो 1000 बनाने के लिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें कि नहीं, 250 गुणे 4 1000 हो जाएगा। जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर वाले का सीधे सीधे आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 इंटू 6 कितना होगा 36, यानी कि 6, फिर इसके बाद यहाँ पर 4 है तो मतलब कितना हो गया 6 चौके 24, यानी इकाई अंक यहाँ पर 4 आएगा। मतलब सबसे लास्ट में यहाँ पर 4 आने वाला है, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो 1000 होगा, है ना, और 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको कैलकुलेशन अप्रोच सीखना है, कैलकुलेशन ट्रिक सीखने हैं, जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, डिजिटल सम है और यूनिट डिजिट हैं, ये सारे अप्रोच सीखने हैं दोस्तों, तब आप सवालों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। इस सवाल को देखिए, अगर हम आपसे कहें कि इस सवाल को आप ओरली भी लगा सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा लंबा लंबा मेथड ही पढ़े हैं। यहाँ पर शॉर्ट अप्रोच आपको सीखना है। ठीक है, देखिए 2 संपूरक कोणों में से सबसे बड़ा कोण छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कितना होगा, है ना, छोटा कोण यहाँ पर बताना है। पहले तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल समझ लीजिए। अगर 2 एंगल का सम, जैसे एक एंगल x डिग्री है और एक एंगल y डिग्री है, अगर इन दोनों का सम दोस्तों 90 डिग्री है ना, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो x और y दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी कि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद अगर इन्हीं दोनों का सम, मतलब ऐसे 2 एंगल जिनका सम यहाँ पर 180 हो जाए, अगर किसी तरीके से 180 हो जाए तो x और y दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण। क्लियर हो गया कि नहीं? तो सप्लीमेंट्री होने के लिए दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे वाले कोण से 62 डिग्री अधिक है। छोटा कोण हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, तो बड़ा वाला कोण क्या हो जाएगा, इससे 62 डिग्री अधिक हो जाएगा, यानी कि x + 62 हो जाएगा। और चूंकि ये कोण और ये बड़ा वाला कोण दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए कि नहीं? क्लियर हो गया। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू है, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 62 उधर ले जाके घटा दीजिए। अगर 180 में 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा, 2 और घटा दीजिए तो 118 हो जाएगा, मतलब ये 118 आ गया। यानी x की वैल्यू 118 का आधा
आधा यानी 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, छोटा कोण ही पूछा गया था तो छोटा कोण हमारा x ही है ना, क्योंकि बड़ा कोण तो x से 62 डिग्री अधिक होगा, है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से ओरली कैसे लगाएंगे इसको। आप जान गए कि यहाँ पर बड़ा कोण और छोटा कोण जो है एक उनमें अंतर कितने का है, यहाँ पर 62 डिग्री का, है ना। क्या करिए कि आप 180 में से, ये जो टोटल है 180 में से 62 डिग्री को निकाल फेंकिए। तो 180 में से अगर 62 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 118 बचेगा। और 118 का कर दीजिए आधा, आधा अगर कर देंगे तो दोनों एंगल निकल जाएंगे। बस फ़र्क ये रहेगा कि आपका एक ठो एंगल बड़ा होगा जो 62 डिग्री होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो वहाँ से 59 आ जाएगा छोटा वाला, और बड़ा वाला अगर पूछा जाएगा तो इस 59 में 62 जोड़ देंगे हम लोग। क्लियर हो गया। आगे चलिए चौथे सवाल पर। ये सवाल भी दोस्तों ओरली लगाने वाला ही सवाल है, इसमें सॉल्व नहीं करना है आपको। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 के बराबर है। 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और वो नंबर्स इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो उनका जो एवरेज दिया गया है वो यहाँ पर 42 के बराबर दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो कभी कभी आपको ऐसे दे देगा जैसे 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे देगा। यहाँ पर औसत के जगह पर योग भी दे सकता है और औसत भी दे सकता है ना। तो योग देगा तब क्या करेंगे और औसत देगा तब क्या करेंगे, दोनों तरीके आपको बताए दे रहे हैं। 7 क्रमागत बोला है तो जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला जाए उतने जगह आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन सब का जो एवरेज है, एवरेज यहाँ पर 42 के बराबर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो एवरेज होता है एग्जैक्टली यही बीच वाला नंबर होता है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन 7 नंबर में से बीच में कौन आएगा, चौथा नंबर वाला, क्योंकि 3 इधर 3 इधर। तो ये जो 42 है ये आपको यहाँ बैठा मिलेगा। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ये जो 42 है वो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इवन नंबर है या नहीं। इवन नंबर है ये, तो बिल्कुल इवन नंबर है ना। तो बीच में हमारा 42 बैठ गया। अब हमें इवन नंबर्स लिखना है, वो भी कंसेक्यूटिव, सबसे बड़ी संख्या। तो 42 के बाद अगला क्या होगा, बड़ी संख्या पूछा है तो आगे ही ना जाएंगे कि पीछे आएंगे, आगे जाएंगे इससे। तो 42 के बाद 44, फिर उसके बाद 46, फिर उसके बाद 48। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या मिल गई हमको, 48, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा पूछता तो 42 से पीछे आते, मतलब 40, फिर इसके बाद 38, फिर इसके बाद यहाँ पर 36। तो सबसे छोटा यहाँ पर 36 हो जाता। समझ में आया कि नहीं अच्छे तरीके से। अब इसमें एक सवाल और कैसे पूछा जाता है, जैसे इसमें इसी में पूछ लिया गया कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर कितने का होगा। तो 48 में 36 घटा देंगे, या फिर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो 36 + 38 कर देंगे, है ना। तो ये तो हो गया औसत वाली कहानी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सम दिया रहता, यानी योग दिया रहता, औसत ना देकर योग दे देता, तब क्या करते। तब करना आपको ऐसे ही, बस क्या करते कि जैसे मान लीजिए कि सबका टोटल आपका 560 दिया गया है ना, 560 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जाता कि भाई सबका टोटल 560 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए। 7 क्रमागत संख्याएं हैं और जिनका योग 560 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए, सबसे छोटी संख्या। तो आप टोटल तो दे ही दिया, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग एवरेज, और एवरेज को बीच में बैठा देते हैं, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना टोटल दिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर से। कितने नंबर है, 7 नंबर है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 × 8 = 56 यानी 80 आ जाता। तो 80 को बीच में बैठाते, क्योंकि ये एवरेज मिल चुका है ना, ये एवरेज है तो इसको बीच में बैठा देते। फिर उसके बाद आगे जाते तो बड़ी संख्या मिलती, पीछे आते तो छोटी संख्या मिल जाती। तो दोनों टाइप के सवाल आपके हो गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अब ये सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का। इतना खतरनाक दिख रहा है ना ये सवाल, लेकिन आप अगर स्मार्ट तरीके सीखे रहेंगे तो बहुत आसानी से ये 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, है ना, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक वस्तु को 3471 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ जो है, उसी वस्तु को इतने में बेचने पर हुए प्रतिशत यानी परसेंटेज लॉस के बराबर है।
उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसको किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 25% का उसको लाभ कमाना है, यहीं पर आपका ट्रिक सारा छुपा हुआ है ना। ये बताइए कि अगर उसको 25% का प्रॉफिट कमाना है, 25% का मतलब क्या होता है? अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 1/4 होता है ना, 1/4 होता है। मतलब 4 के सामान को 1 के प्रॉफिट पर बेचेगा, यानी कि सीपी कितना हुआ? 4 यूनिट। तो बेचेगा कितने में वो? 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट में बेचेगा। ये मेन है यहाँ पर, ये मेन है यहाँ पर। तो हमें पूछा क्या गया है, किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि 5 यूनिट में ही बेचेगा, 5 यूनिट में ही बेचेगा। अब 5 से कटने वाला बस आपको नंबर ढूंढ लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ये। 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में या तो 0 या फिर 5 होता है। इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये आपका विक्रय मूल्य कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा 5 यूनिट होगा। इसके लास्ट में 0 या 5 है, ये हो सकता है। इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, ये आपका आंसर कतई नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। गारंटी के साथ यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होते हैं स्मार्ट तरीके। ये नहीं कि आप पूरा पेज भर दें इसको सॉल्व करने के लिए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक चीज़ें सीखिए, कॉन्सेप्ट बेसिक भी सीखिए, लेकिन ट्रिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब इस सवाल में आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। 24 किताबों का जो विक्रय मूल्य है 30 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि 24 किताबों का जो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है? यहाँ पर 30 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सीपी के बराबर। हमें यहाँ पर लाभ या हानि निकालना है। पहले तो क्या होगा उसको देखा जाए। देखिए, अगर हम इसका रेशियो ले लें सीपी से एसपी का, या फिर एसपी से सीपी का, कोई भी किधर भी ले सकते हैं, तो सीपी से एसपी से सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? एसपी यहाँ, सीपी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उधर 30 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 24 आपका। मतलब इसको थोड़ा और काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 चौके यहाँ पर 24। मतलब यहाँ पर 4 का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नीचे है, बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस कितनी है? 5 है। 4 का कॉस्टिंग 5 में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। कितने के प्रॉफिट? 4 का सामान 5 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पर? तो हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पर होता है, यानी डिनोमिनेटर में सीपी रखना होता है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट, तो नीचे हो जाएगा 4, और 1/4 25% के बराबर होता है। 25% का प्रॉफिट आएगा, गेन आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल था, इस टाइप के सवाल हमेशा देखने को मिलते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखते हैं। अब ऐसे सवालों में दोस्तों आपका ना तो डिजिटल सम काम करता, ना ही उन्हें डिजिट कॉन्सेप्ट काम करता, ना ही कोई डिविजिबिलिटी रूल काम करता। क्यों नहीं काम करता बता देते हैं। क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए रहते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पहले से बोल रखा है 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई हैं ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी गई हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन द सेंस कह सकते हैं कि राउंड ऑफ करके दिया गया है ना, राउंड ऑफ करके दिया गया है यहाँ पर। तो ऐसे में ना तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना ही आपका यहाँ पर कोई डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ना ही यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे सवालों में अप्रॉक्सीमेशन यूज करना होता है, और अप्रॉक्सीमेशन तभी यूज करते हैं जब आपके ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे 20 है, 17 है, 21 है, 15 है, लगभग दूर दूर ही हैं, गैप ज़्यादा है। तो जब गैप ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। कह रहे हैं कि एक सोफे का जो मार्क्ड प्राइस है वो 578 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 10% का है तो छूट प्रतिशत कितनी होगी, यानी डिस्काउंट हमें निकालनी है। कई सारे तरीके होते हैं इसके, लेकिन एक सिंपल सा तरीका देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पर मान लीजिए कि एमपी है ना, और एक सीपी भी होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि
अंकित मूल्य इतना है जो कि क्रय मूल्य से 34% अधिक है, यानी मार्क्ड प्राइस क्रय मूल्य यानी सीपी से कितना अधिक है, 34% अधिक है। तो अगर हम सीपी को 100 रुपये मान लीजिए, हमको नहीं पता है, 100 रुपये मान लें, तो एमपी कितना होगा, इससे 34% ज़्यादा, यानी कि 134 हो जाएगा। 134 हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद देखिए, यदि उसको प्रॉफिट कमाना है 10% का, अच्छा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किससे देखा जाता है, सीपी से देखा जाता है ना। तो 10% का उसको प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 100 का कॉस्टिंग को वो 110 रुपये में बेचेगा, तब जाके उसको 10% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है। मतलब इससे कितना ज़्यादा में बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्काउंट कैसे देखते हैं, क्योंकि ये तो आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस। जो डिस्काउंट होता है दोस्तों वो देखा जाता है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। मार्क्ड प्राइस कितना था, 134 रुपया, बेचा कितने में, वो 110 रुपये, यानी यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा है। वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 134 में से 110 घटाइए, यानी कि 24 रुपये वो डिस्काउंट दे रहा है। किस पर, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर देखा जाता है। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना है यहाँ पर, 134 हो गया। ध्यान रखना है एक चीज़, जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस परसेंटेज होगा वो सीपी पर देखा जाता है, सीपी से कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो एमपी से कंपेयर करके निकाला जाता है। मतलब डिनोमिनेटर में मार्क्ड प्राइस होता है, जब डिस्काउंट निकालेंगे तब, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसमें हमें यहाँ पर यूज करना है अप्रॉक्सीमेशन, है ना। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखते जाइएगा। ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 134 है, इसको या तो 140 ले लीजिए या फिर 130 ले लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 130 या फिर 140 लेने से यहाँ पर एक जीरो बन जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, है ना। तो डिवाइड करने में आसानी होगी। हम लोग इसको क्या ले लेते हैं कि इसको ले लेते हैं 130, मतलब वैल्यू हम यहाँ पर कम कर रहे हैं। जब वैल्यू कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर हो गया 240, ऊपर हो गया 240 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 13। इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 एक कम 13, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। 13 एक कम 13 हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर 110, 13 सत्ते 91, है ना, 13 सत्ते 91, और कितना हो जाएगा 13 अट्ठे 104, है ना। तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, मतलब 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे, है ना। अब बड़े गौर से समझिए, एक चीज़ बताते हैं। हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को कम किया था तो हमारी वैल्यू ज़्यादा आ गई। जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम किया जाता है तो वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, मतलब हमारा जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो इससे कम आना चाहिए। तो 18 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, और 18 से थोड़ा सा कम एक ही वैल्यू है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दिए गए हैं। 18 से अगर 15 लेंगे तो ये बहुत कम आ जाएगा, है ना। तो 18 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ही कम किया था। क्लियर हो गया कि नहीं। तो अप्रॉक्सीमेशन से ऐसे सवालों को लगाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर दोस्तों आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं ना, तो इस सवाल में आप पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहेंगे। m जो है n के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि m 18 है तो n 10 है, यदि n 9 होगा तो m का मान कितना होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। देखिए m जो है n के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी 1/, में होता है। ये n है, तो यहाँ से अगर कहें कि n इधर आ जाएगा तो m इंटू n हो गया, m इंटू n ये प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एम एन जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो m इंटू एन जो है एक कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि m1 इंटू n1 ये जो होगा बराबर होगा m2 इंटू n2, और ये बराबर हो गया m3 इंटू n3, क्योंकि सब तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना, क्योंकि m और n का मल्टीप्लाई हर एक केस के लिए बराबर होगा। क्लियर हो गया। तो बस यही करना था आपको। यहाँ पर देखिए m की वैल्यू अगर 18 है तो इस केस में n की वैल्यू 10 हो जाती है।
फिर कह रहा है कि यदि n 9 है हमारा, तो m कितना होगा, मतलब ये वाला पूछा गया था। तो 9 से ये 2 बार में कटा, 10 दूना 20 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, 20 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी है ना। तो यही बस आपको करना था और ये सारी चीज़ें दिमाग में करनी थी। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है औसत का है, यानी एवरेज का है। बहुत बढ़िया सवाल है। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे अप्रोचेस लगाकर। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 655 है, यानी कि 5 दोस्त हैं, सबके पास टोटल मिलाकर मान लीजिए 655 रुपये है। पहले 2 के पास औसतन 77 रुपये है और तीसरे के पास यहाँ पर 128 रुपये है। बाकी जो 2 बचे हुए हैं उनका एवरेज कितना होगा, यानी उन दोनों के पास कितना कितना रुपया होगा, ऐसा हमें यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा है। तो टोटल सभी के पास यहाँ पर क्या दिया गया है, 655 रुपये है। इसमें से हमें उन 2 का, जो बचे हुए 2 हैं उनका निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, सबके पास टोटल मिलाकर 655 है। पहले 2 के पास कितना है, 77 का डबल है ना भाई। 2 का एवरेज कितना है यहाँ पर, 77 है, मतलब हर एक के पास 77 है। तो 77 दूना कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो यहाँ पर 154 रुपये इन दोनों के पास है कुल मिलाकर, और तीसरे के पास 128 रुपये है, यहाँ पर 128 रुपये है। तो ये हुआ टोटल 3 लोगों का। तो टोटल 5 लोगों में से अगर 3 लोगों का घटा दें तो बाकी 2 का निकल जाएगा। तो इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, सबको माइनस कर दिए। अब ये जो निकल कर आएगा, ये 2 लोगों का निकल कर आएगा जो बचे हुए हैं। 2 लोगों का निकल कर आएगा टोटल। अब हमें औसतन चाहिए, मतलब औसतन दोनों लोग के पास कितना कितना रुपया है पर हेड। तो इसको 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 लोग का टोटल है। डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर देंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये चैलेंज है हमारे पास। सॉल्व करना है तो एक तो इसको इससे घटाइए, फिर यहाँ पर आप पूरा चीज़ करिए, तो इससे आपका समय लगेगा। दूसरी बात, यूनिट डिजिट और डीएस यानी डिजिटल सम, इन दोनों का प्रयोग करके बड़े आसानी से इसको लगाया जा सकता है। पहले हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं, है ना। यूनिट डिजिट से क्या पता काम चल जाए। तो देखिए यहाँ 5 है, और चूंकि ये और ये दोनों जुड़ेंगे तो 4 और 8 12, 12 का मतलब 2 हो गया। तो यहाँ 5 और -2, यानी इकाई अंक यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अगर यूनिट डिजिट 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। और ऑड नंबर हुआ तो डिवाइड बाई जैसे ही 2 करेंगे, क्योंकि नीचे में 2 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो किसी भी ऑड नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 0.5 तो ज़रूर आता है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, 0.5 जरूर आएगा। यानी ना तो ये आंसर होगा ना ही ये आंसर होगा तो ए और बी में से कोई एक ठो। क्लियर हो गया? ये बात तो समझ में आ गई कि ए और बी में से कोई एक ठो हमारा सही आंसर है। अब चेक कैसे करेंगे, इसके लिए डिजिटल सम लगाइए। अगर हम ऑप्शंस का डीएस निकालें तो देखिए 8 1 9 खत्म, 9 हो जाता है तो ख़त्म कर देते हैं। 7 5 12, 12 का मतलब 3 हो गया, इसका डीएस 3 आया। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 8 1 9, 6 5 11, 11 का मतलब 2 हो गया, यानी इसका डीएस 2। अलग अलग डिजिटल सम है, आप इसका डीएस निकाल लीजिए। देखिए 5 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 6 7, ठीक है। यहाँ देखिए 4 5 9, 9 का मतलब 9 तो ख़त्म हो जाएगा, 1 बचा, यहाँ -1, और यहाँ कितना 8 1 9, 2 बचा यहाँ पर, और नीचे में हमारा 2 है, यहाँ पर 2 को छोड़ना नहीं है। 7 में से 1 गया, 6, 6 में से 2 गया, 4, तो ऊपर आ गया यहाँ पर 4, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको नहीं काटना है, काटना बिल्कुल भी नहीं है। काटना क्यों नहीं है, देखते जाइए। हम डिनोमिनेटर में 1 बनाना चाहते हैं। हमेशा डिनोमिनेटर में जब भी डिजिटल सम लगाइए तो डिनोमिनेटर में 1 बनाइए डीएस। कैसे बनेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाएगा। कैसे, 2 पंचे 10, 10 का मतलब 1 होता है, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 बन चुका है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऊपर देखिए 4 पंचे 20, 20 का मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो दो जो डिजिटल सम है वो कहाँ आ रहा है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, है ना। तो ये तरीके होते हैं और इनकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो अच्छा कमांड कर पाएंगे इन सभी अप्रोचेस में, इन सभी ट्रिक्स में। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
अब ये जो सवाल है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड वाला सवाल है, लेकिन अगर आप तरीका नहीं पढ़े हैं तो सोचिए क्या होगा। क्या 5 सेकंड में आप लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे इस सवाल को। 4 संख्याएं हैं, 16, 10, 9 और 17 के अनुपात में है। यदि इन चारों का योग टोटल कितना दिया गया है, ये दिया गया है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का टोटल निकालिए। यहाँ पर पहली संख्या और तीसरी संख्या का अगर आप नहीं पढ़े हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप इन सभी रेशियो को जोड़ेंगे। उस रेशियो का जो टोटल है ये दिया गया है ना। तो क्या करेंगे? सबको जोड़कर और यहाँ पर इससे इक्वेट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? पहली और तीसरी संख्या का योग निकालेंगे और जोड़ेंगे। पहला और तीसरा कितना है? 16 और 9 यानी 25 है। तो 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तब तक में तो गया आपका। आपको क्या करना है? जो पूछा है पहले उसके पास जाइए ना। हमें पूछा क्या है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का टोटल पूछा गया है। पहला संख्या 16 यूनिट है, 16 रेशियो में है। तीसरी संख्या 9 यूनिट में है। दोनों का टोटल पूछा गया है यानी कि 25 यूनिट। जो हमारा आंसर होगा वो 25 यूनिट होगा, यानी 25 से कोई कटने वाला नंबर आएगा। बस यही तो चेक करना था। और 25 का रूल क्या कहता है? जिसके लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट जाए वही आपका 25 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर इसको देखें तो लास्ट में 25 है, 25 से कट जाता है, मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे चेक भी कर सकते हैं। 70 है, 70 25 से नहीं कटता है, ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ 31 है, ये भी 70 से 25 से नहीं कटता। यहाँ 74 है, ये भी 25 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन कटने वाला है 25 से, तो वही आपका आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन से खेलना सीखे। ऑप्शन से जब आप खेलने लगेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स लगाकर, डिजिटल सम लगाकर, ट्रिक्स लगाकर, सब कुछ, तो आपके सवाल बहुत जल्दी बनने लगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसको देखें, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। एक नियमित बहुभुज है यानी कि रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं। हालांकि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको अच्छे तरीके से बता भी रखा है जहाँ पे ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए तो अगर बात की जाए कि एक रेगुलर पॉलीगन में, तो रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है? जिसके सभी साइड्स, चाहे उसमें 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 12 साइड हो, 15 साइड हो, कितने भी साइड हों, सारे के सारे साइड्स अगर इक्वल लेंथ के होते हैं, सभी साइड्स बराबर होते हैं, तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है और उसमें n साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं यहाँ पर? n साइड्स हैं, n नंबर ऑफ साइड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जब n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं तो यहाँ पर n नंबर ऑफ इंटरनल एंगल भी बनेंगे और n नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल भी बनेंगे। यानी जितने साइड्स उतने एंगल, एंगल इंटरनल भी उतने होंगे, एक्सटर्नल भी उतने होंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, एक ठो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक ठो इंटरनल प्लस एक ठो एक्सटर्नल, इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है रेगुलर पॉलीगन के अंदर, है ना। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, या फिर किसी भी पॉलीगन में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। हाँ, सभी एक्सटर्नल का जो सम होता है, एक एक्सटर्नल हमारा ई हो गया तो n नंबर ऑफ साइड्स हैं यानी n नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स होंगे। तो n इंटू ई जो होगा वो टोटल किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, चाहे उसमें कितने भी साइड हों, सभी एक्सटर्नल एंगल का जो टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है। मतलब एक एक्सटर्नल एंगल यहाँ से कितना आ जाएगा? 360 डिवाइड बाई n के बराबर। तो ये एक्सटर्नल एंगल का यहाँ से फॉर्मूला निकल गया। इंटरनल एंगल क्या होगा? भाई देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो एक्सटर्नल को उधर ले जा घटाना पड़ेगा, यानी इंटरनल यहाँ से कितना आ गया बताइए? तो इंटरनल की वैल्यू आ जाएगी 180 और उसमें से एक्सटर्नल वाला घटा दीजिए, और एक्सटर्नल है कितना यहाँ पर? 360 डिवाइड बाई n यहाँ पर, है ना। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ये होता है n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, है ना। ये हो गया। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब इस सवाल पे आते हैं। हाँ, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला।
ठीक है, तो बस निकालना है यही। लेकिन सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा इस सवाल में। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक इंटरनल एंगल इतने हैं, तो उसके क्या हो जाएंगे, विकर्ण हमें निकालने। तो ये बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू 360 डिवाइड बाई एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल को हम इधर ला सकते हैं, तो e हो गया। अब एक्सटर्नल कैसे पता करेंगे, देखिए एक्सटर्नल इंटरनल 165 है, तो एक्सटर्नल कितना होगा, यानी बाहरी कोण कितना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर 180 होता है। तो 165 में क्या जोड़ दें कि 180 बन जाए, 15, है ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो 15 डिग्री होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 360 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। तो इसको 15 से डिवाइड करिए, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी कि n की वैल्यू 24 आ गई। यहाँ बस आपको 24 रखना है, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई n-3, यानी कि 24 माइनस 3, तो 21 डिवाइड बाई यहाँ पर 2। भाई 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए हैं, 12 इंटू 21 आएगा। तो 12 इंटू 21 करेंगे, 12 एक कम 12, मतलब 2 आएगा इकाई अंक में, लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी 12 दूना 24 एक 25, यानी कि 252, है ना। यहाँ पर 252 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होंगे, 252 डायगोनल्स हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसी वाले में समझा दिया हमने आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये सवाल तो दोस्तों एकदम सीधा सा सवाल है, एकदम जलेबी जैसा सीधा है ये सवाल, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, बाकी सवाल बहुत आसान है। महेश ने 4 साल के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 14,000 की राशि उधार ली, यानी कि जो मूलधन है वो इतना है। यदि उसने अवधि के अंत में x% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर इतना रुपए का ब्याज चुकाए, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3500 रुपये का, तो x का मान कितना होगा, यानी रेट हमें निकालना है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, इससे भी लगा सकते हैं। लेकिन लॉजिकली अगर सोचेंगे तो जल्दी बनेगा। कैसे, देखिए भाई ब्याज कितना मिला 3500 रुपये, है ना। ब्याज कितना मिला यहाँ पर 3500 रुपये, किस पर, मूलधन पर। जो ब्याज बनता है वो किस पे बनता है, मूलधन पर बनता है ना। तो मूलधन कितना है यहाँ पर 14,000 है, तो डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 14,000। ये बताइए, ये हुआ हमारा मूलधन पर ब्याज, मूलधन पर इतना ब्याज बना, ठीक है। अब ये तो हुआ टोटल 4 साल का इतना ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना हुआ, क्योंकि 4 साल का दिया है, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा हमें, है ना। और 1 साल का ब्याज ही हमारा रेट होता है। क्लियर हो गया कि नहीं, 1 साल का ब्याज ही हमारा क्या होता है, रेट हो जाता है दोस्तों। बस इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बस इतना समझ लीजिए। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। PRT/100 से भी आप लोग निकाल सकते हैं। SI की वैल्यू 3500 है, मूलधन आपका 14,000 है, सब कुछ करके निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, कैसे, देखते जाइए। 7 से अगर काटेंगे, है ना, तो एक काम करते हैं, 3 जीरो ये, तो 2 जीरो ये और 1 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा 7 से अगर काट दें तो 7 दूना 1 14, है ना, और 7 से इसको काटेंगे 7 पन्ने 35, मतलब 50 बटा यहाँ पर 8 आ जाएगा। और 50 बटा 8 कितना होता है, 50 बटा 8 छक्के 48, यानी 6.25 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इसको देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के डेडिकेटेड क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर पूछा गया है 3 सेक थीटा प्लस 4 का वैल्यू क्या होगा, है ना। आपको यही फॉर्मेट दिया रहता है, ये फॉर्मेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे देगा, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे देगा, या फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे देगा, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे देगा, है ना। अगर प्लस की वैल्यू दी गई है तो माइनस की वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, या फिर माइनस की वैल्यू दी गई है तो प्लस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू दी गई है कितने के बराबर, 2 के बराबर। अब इसके माइनस वाली की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का जो पूरा ब्यौरा है उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं, है ना। सिंपली यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि अगर प्लस की वैल्यू कुछ भी दी गई है और आपको माइनस वाले की वैल्यू चाहिए तो इसका उल्टा कर दीजिए। 2 है तो 1/2 कर देंगे। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर माइनस वाले की वैल्यू दी गई है, प्लस निकालना है, तो फिर वही काम, वही उल्टा कर देना है बस आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए ये तो ख़त्म, जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। टेन थीटा माइनस टेन थीटा ख़त्म हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 × सेक थीटा, है ना, क्योंकि 2 बार जुड़ेगा ये। इक्वल इन दोनों को जोड़िए तो 2 और आधा, 2 और आधा को जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है भाई। 2 और आधा जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सेक थीटा की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 5 और 2 दूना 4, क्योंकि 2 नीचे आएगा, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ अगर 5/4 रखेंगे तो कितना होगा, 5 × 15/4, ये हो जाएगा 15/4 और प्लस यहाँ पर 4, 4 चौके 16 और 15 हो जाएगा 31, तो 31/4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, है ना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। बहुत ही बेहतरीन सवाल, लेकिन अगर आप बेसिक्स लगाएंगे तो आपका 1 मिनट तो ये पक्का खा जाएगा, ऐसा सवाल है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, देखिए क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी दी गई है ना, और सवाल भी बढ़िया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर 4,80,000 पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है, तो ब्याज हमें निकालना है यहाँ पर, है ना, ब्याज हमें यहाँ पर निकालना है, वो भी तिमाही रूप से कंपाउंड हो रहा है, यानी क्वार्टरली। अब बड़े ध्यान से इसको समझना है। देखिए, अगर हम कहें कि ये जो 20% है, ये जो 20% दिया गया है, ये आपका ईयरली है, यानी कि साल भर का है 20%, है ना, सालाना 20% है। हमें 3 महीने का चाहिए भाई, 3 महीने का चाहिए। तो 3 महीने का निकालना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। भाई 3 महीने का अगर निकालना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे भाई, 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना, और अगर 3 महीने का निकालना है तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि 4 बार आएगा, है ना, 4 बार आएगा। तो 3 3 3 3 4 बार मिलाकर यहाँ पर आपका 20% टोटल होना है, यानी कि हर तिमाही में 5% ब्याज लगेगा। तो 3 महीना का ब्याज कितना हो गया, 5% हो गया। क्लियर। अब जैसे ही ब्याज आपका इतना हुआ, लेकिन अब जो वर्ष है, 1 वर्ष में बोला गया है ना, एक साल में बोला गया है, तो 1 साल में कितने तिमाही होंगे, 4 ठो तिमाही होगा, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, यानी 4 तिमाही हो गए। तो 1 साल में टोटल 4 तिमाही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ब्याज बनेगा वो कितना बार बनेगा, 4 बार बनेगा, है ना। 4 वर्ष नहीं, 4 बार बनेगा एक ही साल के अंदर, क्योंकि तिमाही कंपाउंड हो रहा है। तो बस आपको क्या करना है, इस 5% का 4 बार सक्सेसिवली लेना है, यही तो है कहानी इसमें। अब बड़े ध्यान से, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1/20 होता है, 1/20 होता है। मतलब 1 साल में पैसा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, 20 रुपये से 20 + 1 यानी कि 21 रुपये पहुँच जाएगा एक बार में, मतलब एक तिमाही में। एक तिमाही में 20 से 21 पहुँच जाएगा, तो हमारे पास 4 तिमाही हैं, यानी कि 4 पावर कर देंगे यहाँ पर, मतलब पैसा यहाँ से यहाँ आपका पहुँच जाएगा। ठीक है, पैसा ये जो दिया गया है, ये इसकी वैल्यू दी गई है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन ये तो पावर 4 है भाई, बहुत लंबा चौड़ा जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो। लेकिन आपको तरीका बताते हैं। भाई ये बताइए 21 का मतलब क्या हुआ, हमें यही ना चाहिए, हमें यहाँ पर, अच्छा ये त्रैमासिक रूप से संयोजित ब्याज हमें निकालना है ना। यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर दोस्तों हमें ये नहीं पूछा गया है कि 1 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा, हमें ये पूछा है कि कितना ब्याज बनेगा, है ना। अगर हमें ये पूछता कि कितना पैसा बनेगा 1 साल के बाद, यानी कि 4 तिमाही के बाद, तो इसी का वैल्यू निकाल लेते। और इसमें क्या छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है, क्योंकि 3 × 7 = 21, मतलब 3 से कोई कटने वाला नंबर ढूंढ लेते। लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अब यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे, है ना। देखिए
ये जो वैल्यू दी गई है ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो 4,80,000 है, 4,80,000 ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। मतलब 20 की पावर 4 की वैल्यू है। 20 का पावर 4, 20 का पावर 4 कितना होगा यहाँ पर, 2 का पावर 4 कितना होता है यहाँ पर 16 हो जाता है। और 0 का पावर 4 यानी कि 4 ठो 0 बन जाएगा वो, है ना। इसको अगर अच्छा, अब ये तो हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ आएगी वैल्यू और ये भी कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, पावर करने पर। अच्छा, इकाई अंक देखिए तो इसका इकाई अंक तो 0 ही आएगा, है ना। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और इसका इकाई अंक 1 की पावर 4, 1 का पावर कुछ भी करिए इकाई अंक वही रहता है। मतलब इसमें से जब इसको घटाएंगे, क्योंकि ये हमारा मूलधन था और पैसा इतना पहुंच चुका है, इतना पहुंच चुका है 1 साल के बाद, तो जब हम इस पूरे पैसे में से मूलधन को निकाल देंगे तो ब्याज बचेगा। तो 1 में से अगर 0 घटाएंगे तो जो हमारा ब्याज का यूनिट आएगा वो यूनिट डिजिट 1 में आएगा। मतलब हमें ब्याज से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी हो यहाँ पर इकाई अंक 1 मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना था यहाँ पर। क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखिए ये कट जाएगा और 16 से ये 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 यानी इकाई अंक जो आएगा हमारा वो 3 आएगा। इधर कोई भी नंबर हो हमसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इकाई अंक 3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, बेहतरीन अप्रोच था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति को प्रति माह इतना वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है, तो उसका खर्च कितना होगा। भाई बताइए, टोटल वो कमाया 100%, उसमें से उसने 17% बचा लिया, यानी खर्चा कितना किया होगा 83%। 83% वो खर्च कर दिया होगा। 100 में से 17 निकाल लीजिए तो मतलब 83% वो खर्चा कर दिया। तो टोटल वेतन है कितना यहाँ पर, टोटल वेतन यहाँ पर 4900 रुपये है उसका, है ना। किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता होगा। 4900 रुपये है, 83% वो खर्च करता है, मतलब 83% ही हमें यहाँ पर चाहिए। 83% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100, 2 0 कट जाएगा। इकाई अंक लगा लीजिए, 9 3 27, 27 यानी इकाई अंक 7 आएगा। तो यूनिट डिजिट से हमारा बन गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक ही जगह 7 है। मतलब यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, यूनिट डिजिट से बन गया। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। नल और टंकी वाला सवाल है। एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला लगाया गया है, एक खाली करने वाला लगाया गया है। तो भरने वाले को ए नाम दे देते हैं और खाली करने वाले को बी नाम दे देते हैं। ये क्या करता है कि 18 घंटे में भर देता है, लेकिन ये खाली करने में 24 घंटे लगाता है ना। अब दोनों की यहाँ पर टोटल कैपेसिटी निकाल लीजिए पहले टंकी की। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर। 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा भाई, 18 और 24 में 6 कॉमन है ना, 6 इसमें भी है, एलसीएम निकाल रहे हैं, और 6 इसमें भी है, तो 6 तो कॉमन आ गया। मतलब यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, तो 3 चौक 12 छंग 72, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो 72 आ गया। यानी हमारे टंकी की जो क्षमता है वो मान लीजिए कि ओवरऑल 72 लीटर है। 72 डिवाइड बाई 18 करेंगे, 18 चौक 72, 72 डिवाइड बाई 24 करेंगे, 3 आ जाएगा। यानी बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर सकता है, और ए जो है 1 घंटे में 4 यूनिट भर सकता है, क्योंकि ये भरने का काम कर रहा है। जो खाली करने का काम करता है उसकी इफ़िशियंसी माइनस ली जाती है। ठीक है, अब आगे बोलता है, यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खुले हैं तो टंकी 1/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, हमको पूरा टंकी नहीं भरना है, यानी 72 लीटर नहीं भरना है, इसका 1/4 भरना है, यानी डिवाइड बाई 4 भरना है। मतलब हमें सिर्फ 18 लीटर ही यहाँ पर भरना है। इस 18 लीटर को भरने में दोनों काम करेंगे। अब बताइए, 1 घंटे में ये 4 यूनिट भरता है ए जो भरने वाला है, लेकिन 1 ही घंटे में 3 यूनिट खाली कर दे रहा है। तो ओवरऑल भराया कितने 1 घंटे में, सिर्फ 1 यूनिट। 4 भरा, ये 3 खाली कर दिए, यानी भरा कितना रह गया 1। तो 18 लीटर भरना है और पर घंटे सिर्फ 1 लीटर भरा रहा है, तो कितना समय लगेगा यहाँ पर 18 घंटे का समय
लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, है ना। मज़ेदार सवाल था ये। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये जो रेशियो वाले इस टाइप के सवाल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि दो संख्याओं a और b का अनुपात 5 और 3 है, मतलब a डिवाइड बाई b जो दिया गया है, a से b का जो रेशियो है वो कितना गिवन है, 5:3 दिया गया है। फिर कह रहा है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, फिर रेशियो को मतलब डिवाइड 6a प्लस यहाँ पर 2b, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। निकल जाएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पर। तो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ये होमोजीनियस बन रहा है। क्यों, ऊपर भी पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली रख सकते हैं। अगर पावर अलग अलग होता तो दिक्कत होता। a की वैल्यू 5 डायरेक्टली और b की वैल्यू 3 ले लेना है, रख दीजिए। 5 रखिए यहाँ पर, 5 3 15 माइनस यहाँ 3 रखिए, 3 दूना 6 डिवाइड बाई यहाँ 5 रखेंगे तो 5 छक्के 30, है ना, प्लस यहाँ क्या रखेंगे 3, तो 3 दूना ये हो जाएगा 6, मतलब ऊपर हो गया 9 और नीचे हो जाएगा 6, है ना। तो 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 1 और 4 का रेशियो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर रहा। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये जो सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए गए हैं। लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी, सीधे सीधे आपको ये देखना है। देखिए पहले तो यहाँ पर ज़मीन बना लीजिए। इस सवाल को हम लोग सिर्फ डायग्राम से सॉल्व करने वाले हैं, कोई टेन थीटा कुछ भी नहीं लगाना आपको, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको एक एक चीज़ मिल जाएगा। मतलब ऐसा तरीका जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, आपको कोई फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं बताया गया है, सिर्फ डायग्राम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। पहले तो ज़मीन बनाइए, ये हो गया हमारा ज़मीन, है ना। अब इसमें एक कितना है, 60 मीटर ऊंचा भवन है, तो 60 मीटर ऊंचा यहाँ पर भवन बना लेते हैं। अब इसके शीर्ष से, मतलब इसके छत से, इसके मुंडी से क्या किया गया कि एक लैंप पोस्ट को देखा जाता है। लैंप पोस्ट यानी जिस पे लैंप लगा रहता है, ये मान लीजिए हमारा लैंप लगा हुआ कुछ दूर पर। भाई इस भवन से ये छोटा ही ना होगा लैंप पोस्ट। अब यहाँ से इसको भी देखा गया, इसके शीर्ष को, और इसके पैर को भी देखा गया। शीर्ष और तल, लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल दोनों को देखा गया। तो जो कोण बन रहा है, अब चूंकि यहाँ पर देखते जाइए, ये जो यहाँ से यहाँ होगा, इसको थोड़ा ऐसे बना लीजिए, तो जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, चूंकि ये अवनमन कोण दिया है, यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता नहीं है, बट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, तो हम उन्नयन कोण ही ले लेते हैं। तो ये कितना है हमारा, कह रहा है 30 और 60 है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है और ये एंगल 60 डिग्री। वैसे अगर देखा जाए तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा दोस्तों, है ना, ये होगा आपका 30 डिग्री और ये टोटल 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये टोटल 60 है तो ये भी 60 होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल इसको नहीं लेते हैं, आपकी मर्जी है, आपको अगर खींचना है, आपका टाइम ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा है तो बना सकते हैं, बाकी उसका कोई फ़ायदा है नहीं। लैंप पोस्ट की ऊंचाई निकालनी है, मतलब हमें ये चाहिए, है ना। देखिए ये टोटल 60 मीटर का है ना, बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझना है अब आपको। ये टोटल दोस्तों यहाँ पर 60 मीटर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये आपका 60 है। अब है क्या ना यहाँ पर कि किसी एक ट्रायंगल को उठाकर देखिए तो उसमें तीनों एंगल पता चल जाएंगे। कैसे कैसे, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को उठाकर देखें तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, इधर पूरा एंगल नहीं, सिर्फ इतना, ये 30 होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल मिलाकर 180 होता है। ये तो ऑलरेडी 90 है, तो मतलब ये दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, है ना। देखते जाइए, 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है, 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है। यानी इस 30 के सामने अगर 1 यूनिट है तो इस 60 के सामने मतलब ये वाला जो साइड होगा वो कितना होगा, √3 यूनिट हो जाएगा। देखते जाइए बड़े ध्यान से,
इसी √3 यूनिट की वैल्यू 60 मीटर दिया गया है। तो √3 की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि 60 होगा, 60 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा कि नहीं। यानी ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअली में ये कितना होगा, 60/√3 मीटर हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ 60/√3 है तो ये भी आपका 60/√3 होगा, यानी ये कितना हो गया, 60 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझना है, देखते जाइए। इस 30 को यहाँ पर थोड़ा सा हटाते हैं, है ना। हमने यहाँ पर ये वाला भी हटा दिया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, अब अगर ये 30 है तो ये टोटल कितना होगा, 60 होगा। अब इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को। आपको फिर बताए थे 30 के सामने 1 यूनिट तो 60 के सामने √3 गुना होता है। इस 30 के सामने अगर 1 यूनिट है तो इस 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 यूनिट होगा। यूनिट की बात कर रहे हैं यानी रेशियो की। इस √3 की वैल्यू हमें पता है। √3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, √3 की वैल्यू जो है कितनी है, यही तो है 60/√3 है, 60/√3 है, ये मीटर में होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, √3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब नीचे √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 यानी 3 बन जाएगा। तो 60/3 यानी 20 मीटर आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मीटर होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका 20 मीटर का होगा। अब हमें ये चाहिए ना, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यहाँ से जो यहाँ तक है। तो टोटल 60 है, उसमें से ऊपर वाला हिस्सा 20 है, तो ये कितना होगा, 40 मीटर का। ये 40 है तो ये भी 40 का होगा। बस आ गया हमारे पास 40 मीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लैंप पोस्ट की ऊंचाई पूछी गई थी, ये आपका लैंप पोस्ट है, यहाँ पे लैंप लगा होगा, है ना। तो ये अप्रोच होते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। tan थीटा नहीं यूज करना पड़ा, आप देख ही सकते हैं इस सवाल में, है ना। तो आई होप दोस्तों कि ये क्लास आपको ज़बरदस्त लगा होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ट्रिक्स सीखने को मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो।